कल का वो माहौल है, तनाव एकदम चरम पर है, घड़ी की सुइयां टिक टिक करके भाग रही हैं और अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ऐसा सवाल आ जाता है। हाँ, वो डरावने वाले सवाल। बिल्कुल, मतलब 5824 को कुछ अजीब से एक्स और वाई के साथ मिलाकर पूछ लिया गया है। अब ऐसे में किसी भी छात्र का घबराना या पसीने छूटना एकदम स्वाभाविक है। ये तो है। लेकिन क्या हो अगर ये जो डरावने और बेतुके दिखने वाले सवाल हैं, ये असल में एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न का हिस्सा हों। मतलब एक ऐसा पैटर्न जो सिर्फ एक शॉर्टकट की मदद से कह सकते हैं कि 10 सेकंड में हल हो सकता है। सिर्फ 10 सेकंड में? बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य विषय है, वो यही है बीजगणित यानी अलजेब्रा। हमारे पास रेलवे, एसएससी और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तैयार किया गया एक बहुत ही शानदार 20 स्लाइड का मास्टर क्लास ब्लूप्रिंट प्रेजेंटेशन है। हाँ, और ये बहुत ही डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है। सही कहा। और हमारा मिशन आज एकदम स्पष्ट है। हमें इस प्रेजेंटेशन के हर एक नियम, हर फॉर्मूले और शॉर्टकट को इतनी गहराई से समझना है कि सुनने वालों के मन से, मतलब जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन से बीजगणित का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। क्योंकि जैसे एक मजबूत इमारत के लिए गहरी नींव की जरूरत होती है ना, वैसे ही गणित के इन कठिन सवालों के लिए बेसिक आइडेंटिटीज की समझ बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही शानदार मिशन है। देखिए, बीजगणित कोई डरावना विषय नहीं है, लोगों को लगता है, पर असल में ये एक बेहद तार्किक भाषा है। जब हम इस ब्लूप्रिंट की गहराइयों में जाएंगे ना, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे जटिल दिखने वाले सवाल असल में कुछ बुनियादी पैटर्न्स पर टिके होते हैं। आज का लक्ष्य सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है। रटने से तो वैसे भी काम नहीं चलता परीक्षाओं में। स्लाइड 1 पर है। हाँ, स्लाइड 1 पर इसका शीर्षक है कंप्लीट अलजेब्रा मास्टर क्लास, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड सी एंड डी रूल। हाँ, तो स्लाइड पर कोर कॉन्सेप्ट्स प्रीव्यू के 3 चरण दिए गए हैं। स्टेप 1 है एक्सपेंशन रूल, स्टेप 2 है क्यूबिक एक्सपेंशन और स्टेप 3 है अप्लाई सी एंड डी। सही। और नीचे छात्रों के लिए एक वेलकम मैसेज है। तो एक्सपेंशन रूल में हम चीज़ों को खोलना सीखते हैं, क्यूबिक एक्सपेंशन में हम उच्च घातों यानी बड़ी पावर्स से निपटते हैं, और जो तीसरा है सी एंड डी रूल, उसके जरिए जटिल भिन्नों को संतुलित किया जाता है। आज हम इन सब को कवर करेंगे। क्या बात है। तो अब हम स्लाइड 2 पर हैं। इसका शीर्षक है व्हाट इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी और इसकी परिभाषा दी गई है। नीचे द फाउंडेशन मैट्रिक्स में 4 फार्मूले हैं। मेरा यहाँ एक सवाल है। हम अक्सर आइडेंटिटी और इक्वेशन यानी समीकरण, इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। क्या ये सच में अलग है? देखिए, ये बिल्कुल अलग है। इसे ऐसे समझिए, एक आम समीकरण या इक्वेशन एक ताले की तरह है। ताले की तरह? हाँ, जिसकी केवल एक ही चाबी होती है। वो केवल कुछ विशिष्ट वैल्यूज के लिए ही सच होता है। लेकिन एक आइडेंटिटी, वो एक ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर की तरह है। अच्छा, जो सबके लिए खुलता है? एकदम सही, वो सबके लिए खुलता है। आइडेंटिटी में वेरिएबल की जगह कोई भी संख्या रख दी जाए, बायां और दायां पक्ष हमेशा बराबर ही रहेगा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो यही वो फाउंडेशन मैट्रिक्स है। इसमें 4 बुनियादी फॉर्मूले हैं। जैसे फॉर्मूला 1 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। बिल्कुल। और फॉर्मूला 2 है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला 3 है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पर यहाँ स्लाइड में एक टीचर्स नोट दिया है जिस पर मेरी नजर जा रही है। हाँ, उस नोट पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूलों में सब कुछ एक जैसा है सिवाय एक चिन्ह के। मतलब सिर्फ प्लस 2ab और माइनस 2ab का फर्क है। एकदम सही जगह ध्यान गया है। यही तो गणित की खूबसूरती है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलता है। हाँ, और माइनस वाले को खोलने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलता है। कारण बहुत ही तार्किक है। जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होके प्लस हो जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए बी स्क्वायर दोनों जगह प्लस में ही रहता है। केवल वो हिस्सा जहां a और b आपस में गुणा होते हैं, वहां माइनस का असर दिखता है। क्या ये लॉजिक स्पष्ट हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से। इस मैकेनिज्म को समझ लेने से रटने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। अब हम स्लाइड 3 पर हैं। यहाँ लिखा है अप्लाइंग द फाउंडेशंस, एग्जाम्पल्स 1 एंड 2। यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और वर्ड प्रॉब्लम ट्रांसलेशन के उदाहरण हैं।
मुझे हमेशा इस बात पर आश्चर्य होता है कि कैसे शब्दों को, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें गणितीय रूप में बदला जाता है। परीक्षक अक्सर गणित को अंग्रेजी भाषा के पीछे छिपा देते हैं। उदाहरण एक देखते हैं। यहाँ दिया है a+b 11 है और ab 15 है। हमें a² + b² निकालना है। तो इसे कैसे हल करेंगे? 3 सिंपल स्टेप्स हैं। फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर - 2ab। तो 11 का स्क्वायर हुआ 121। हाँ, 121। और उसमें से 2 × 15 यानी 30 घटा देंगे। तो 121 - 30 उत्तर आ गया 91। अरे वाह, ये तो बहुत सीधा था। और उदाहरण 2 में नीले और लाल रंग से कुछ शब्द हाईलाइट किए गए हैं। डिफरेंस इज 43 और प्रोडक्ट इज 50। हाँ, तो इसका मतलब है a - b 43 है और ab 50 है। 1 मिनट, तो क्या यहाँ छात्रों को पहले a और b की अलग-अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी? क्योंकि अगर ऐसा है तो इसमें तो बहुत समय लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। a और b को अलग-अलग खोजना एक बहुत बड़ी गलती होगी। यहीं पर आइडेंटिटी का जादू काम आता है। हमें a - b पता है और a भी पता है, तो सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला? a² + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर + 2ab। बस वैल्यू डालनी है। 43 का स्क्वायर होता है 1849 और उसमें 2 × 50 यानी 100 जोड़ दें। सीधा उत्तर आता है 1949। 3 स्टेप्स में काम खत्म। गजब। अब हम स्लाइड 4 पर हैं। इसका शीर्षक है द गोल्डन रूल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बॉक्स में लिखा है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इसे एसएससी डायरेक्ट ट्रिक बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन रूल है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या परीक्षा में बैठकर पूरे ब्रैकेट को खोलना, मतलब उसे एक्सपैंड करना, क्या वो सच में समय की बर्बादी है? टीचर्स नोट का हवाला देते हुए कहूंगी कि ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सुसाइड करने के बराबर है। अगर पूरा ब्रैकेट खोला जाए तो पहले 3 टर्म्स लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अगले 3 टर्म्स लिखेंगे। फिर चिन्ह भी तो बदलेंगे। बिल्कुल, इतने में तो 1 मिनट निकल जाएगा। इसका वर्किंग बहुत सिंपल है। जब बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो पहले ब्रैकेट का a² दूसरे के a² से कट जाता है, b² भी कट जाता है। तो बचता क्या है? पहले का +2ab और दूसरे का -2ab जो प्लस हो जाता है, तो दोनों मिलकर सीधे 4ab बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सवाल है 2a + 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a - 3b का होल स्क्वायर, तो यहाँ a की जगह 2a है और b की जगह 3b है। हाँ, तो सीधे 4 × 2a × 3b, 4 दूनी 8 और 8 तियां 24। सीधा उत्तर 24ab आ गया। क्या बात है। अब हम स्लाइड 5 पर हैं। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। इसमें उदाहरण 4 है। परीक्षा में ऐसे डरावने फ्रैक्शन देखकर छात्रों को जो घबराहट होती है, वो तो मैं समझ सकता हूँ। बाहर 1/8 है और अंदर बहुत सारे x और y हैं। दिखने में डरावना है, पर यहाँ भी स्लाइड के पीले बॉक्स में वही 4ab रूल लागू होता है। रो 1 में हम अंदर के ब्रैकेट को अलग करते हैं, रो 2 में अंदर का हिस्सा 4x × 1/y बन जाता है। अच्छा, तो वो 4x/y हो गया। हाँ, और बाहर 1/8 है, तो 8 और 4 कट कर नीचे 2 बचता है और रो 3 में हमारा अंतिम उत्तर आ जाता है x/2y। एग्जाम टिप यही है कि अंदर के ब्रैकेट को अलग करें और मानक आइडेंटिटी खोजें। समझ गया। अब हम स्लाइड 6 पर हैं। एडिशन, काउंटर पार्ट्स एंड हायर पावर्स। इसमें फॉर्मूला 6, 7, 8 और 9 दिए गए हैं। अभी तक हमने माइनस देखा था। जब बीच में प्लस का चिन्ह हो तब क्या होता है? जब प्लस होता है तो कहानी बदल जाती है। लाल बिंदु से प्लस को दर्शाया गया है। फॉर्मूला 6 में अब 2ab और -2ab कट जाते हैं और a² और b² जुड़ जाते हैं। तो ये 2 ब्रैकेट में a² + b² बन जाता है। एकदम सही। और फॉर्मूला 7 से हम ab निकाल सकते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल 5 देखते हैं। x + y 10 है, xy 4 है और स्क्वायर ट्वाइस यानी 2 बार वर्क करने का तरीका दिखाया गया है। सीधे पावर 4 तक पहुंचने का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना? नहीं होता। इसलिए स्टेप 1 में पहले एक बार स्क्वायर करते हैं, x² + y² निकालते हैं जो 100 - 8 यानी 92 आता है। फिर स्टेप 2 में इस 92 का दोबारा स्क्वायर करते हैं
जो कि 8464 होता है, उसमें से 32 घटाते हैं तो अंतिम उत्तर 8432 आ जाता है। ये पूरा गणित स्लाइड में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये स्क्वायर ट्वाइस तकनीक सच में बहुत काम की है। अब हम स्लाइड 7 पर हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर एंड रैशनल फॉर्म्स। इसमें फॉर्मूला 10, 11, 12 और एग्जाम्पल 6 हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। हाँ, ये फॉर्मूला देखने में बहुत जटिल लगता है। ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस ay माइनस bx का होल स्क्वायर। ऐसा लग रहा है जैसे दो टीमों के बीच क्रॉस मैच चल रहा हो। हाँ, ये रूपक एकदम सटीक है। एक ही टीम x और y के साथ क्रॉस खेल रही है। फॉर्मूला 10 को पढ़ें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुणा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, एग्जाम्पल 6 में इसी में वैल्यूज रखी गई हैं। 25 इंटू 17 इज इक्वल टू 425 और अज्ञात k का मान निकालना है, जो कि k बराबर √361 आता है। और 361 19 का स्क्वायर है तो उत्तर 19 हो गया। बिल्कुल। और रैशनल फॉर्म्स 11 और 12 में अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पैटर्न को समझाया गया है कि कैसे ऊपर और नीचे के पद आपस में संबंध रखते हैं। बहुत खूब। अब हम स्लाइड 8 पर आ गए हैं, क्यूब फॉर्मूलाज, द साइन फ्लिप मैट्रिक्स। अब तक हम स्क्वायर्स पर थे, अब हम क्यूब्स पर आ गए हैं। ये एक तार्किक बदलाव है। हाँ, 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल की दुनिया। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव बेस के बीच तुलना की गई है। दोनों फॉर्मूलों के बीच तीरों से ये साइन फ्लिप समझाया गया है। क्यूब्स के फॉर्मूले में अक्सर चिन्ह बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मेमोराइजेशन ट्रिक दी गई है। डिफरेंस वाले फॉर्मूले में यानी a माइनस b के होल क्यूब में सब कुछ नेगेटिव होता है, केवल अंतिम प्लस 3ab स्क्वायर को छोड़कर। अरे हाँ, पर ऐसा क्यों? केवल वो आखिरी पद ही पॉजिटिव क्यों होता है? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि उस आखिरी पद में b का स्क्वायर हो रहा है और किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। बाकी सब जगह b की पावर विषम यानी ऑड होती है, इसलिए वे नेगेटिव ही रहते हैं। ये तो रटने का झंझट ही खत्म कर देता है। अब हम स्लाइड 9 पर हैं, एक्सट्रैक्टिंग क्यूब सम्स एंड डिफरेंसेस। इसमें फॉर्मूला 3, 4 और 7, 8 भाग यानी डिवीजन के रूप में है। मेरा सवाल यह है कि परीक्षा बनाने वाले इन फॉर्मूलों को इस तरह भाग के रूप में क्यों पूछते हैं? क्योंकि वे आपकी कैंसिलेशन की समझ जांचना चाहते हैं। नीले डॉटेड तीरों का मतलब समझिए। जब a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर्स निकालते हैं तो उन्हें भिन्न के रूप में लिखा जाता है ताकि परीक्षा में चीजें कट जाएं। मतलब वो जानबूझकर ऐसा सेट करते हैं कि एक बड़ा हिस्सा कट जाए। हाँ बिल्कुल, ताकि नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले लंबे ब्रैकेट से कट जाए और सिर्फ a प्लस b या a माइनस b बचे। अब हम स्लाइड 10 पर हैं, द अल्टीमेट एग्जामिनेशन शॉर्टकट्स। इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन रूल, बैच के साथ 2 बड़े फॉर्मूले हैं। यहाँ स्लाइड पे लिखा है बायपासेस 2 मिनट्स ऑफ मैनुअल एल्जेब्राइक एक्सपेंशन। इसे देखकर तो कोई भी उत्साहित हो जाएगा। ये सच में 2 मिनट बचाता है। दोनों शॉर्टकट देखिए, a प्लस b का होल क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है 2b ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। और इसका एडिशन वाला समकक्ष भी है। हाँ, नीचे लाल रंग से कटे हुए पदों को दिखाया गया है। जब आप माइनस करते हैं तो a क्यूब वाले पद कट जाते हैं और ये शॉर्टकट सीधा उत्तर दे देता है। अब हम स्लाइड 11 पर हैं, अप्लाइंग क्यूब फ्रैक्शनल रिडक्शंस। इसमें पिछले स्लाइड के कॉन्सेप्ट को लागू करने का संदर्भ है। एग्जाम्पल 1 और 3 दिए गए हैं। यहाँ समझना है कि कैसे a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ab गणितीय रूप से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab के बराबर है। ये कैसे हुआ? क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसमें प्लस ab किया तो बचा माइनस ab। ओह, समझ गया। एग्जाम्पल 1 में इसी ट्रिक से 5824 को 28 से भाग देकर नीले बॉक्स में 208 आता है और एग्जाम्पल 3 में 3552 को 6 से भाग देकर लाल बॉक्स में 592 आता है। ये पूरी प्रक्रिया स्लाइड में स्पष्ट है। अब हम स्लाइड 12 पे हैं, द माइनस 3ab प्लस 3ab डिस्गाइज ट्रिक। इसमें विजुअल एक्सपेंशन इंजन बॉक्स है। मैं इसे एक जासूसी की तरह देखता हूँ। मतलब परीक्षक कैसे फॉर्मूले को भेष बदल कर पेश करते हैं। परीक्षक सच में भेष बदलने में माहिर होते हैं। विजुअल एक्सपेंशन इंजन का उपयोग करके समझाया गया है कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab असल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab ही है। मतलब ये सिर्फ डराने के लिए है। बिल्कुल।
एग्जाम्पल 2 में 432 को 12 से भाग दिया तो 36 आया, और एग्जाम्पल 4 में 899 को 31 से भाग दिया तो 29 आया। भेद पहचान लिया तो सवाल तुरंत हल हो जाता है। अब हम स्लाइड 13 पर है, टाइम सेवर ट्रिक कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्शन। यहाँ एग्जाम्पल 5 और 6 हैं। मेरा एक सवाल है, क्या हमें हमेशा पूरा समीकरण हल करना चाहिए या केवल उसी हिस्से पर ध्यान देना चाहिए जो पूछा गया है? हमेशा पूरे समीकरण के चक्कर में पड़ना बेवकूफ़ी है। यही स्पॉटलाइट तकनीक काम आती है। स्पॉटलाइट? हाँ, जैसे अंधेरे कमरे में सिर्फ उसी पर लाइट मारना जिसे ढूंढना है। एग्जाम्पल 5 में केवल 3a² वाले पद पर ध्यान केंद्रित करके सीधे 12y कोएफिशिएंट निकाला गया है। अच्छा, बाकी सबको इग्नोर कर दिया? हाँ, और एग्जाम्पल 6 में -250x² और 75x² को जोड़कर अंतिम उत्तर -175 कैसे आया, ये विस्तार से बताया गया है। पूरा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब हम स्लाइड 14 पर हैं, फैक्टर्स परफेक्ट क्यूब्स। ये एग्जाम्पल 7 है और इसमें एक 3 स्टेप प्रोसेस फ्लो चार्ट है। जी, ये जटिल सवाल है, 125a³ - 8b³। इसे देखकर तो घबराहट हो सकती है। इसे आसान कैसे बनाएं? ये नंबर सिर्फ छलावा है। फ्लो चार्ट के तीनों स्टेप्स देखिए। पहला है पहचानना। ये 125a³ असल में 5a का होल क्यूब है और 8b³ असल में 2b का होल क्यूब है। तो ये a³ - b³ का फॉर्म बन गया। बिल्कुल। दूसरा स्टेप है बेस डिफरेंस निकालना, जहां 5a - 2b √64 यानी 8 आता है। और तीसरा स्टेप? तीसरे स्टेप में बस फॉर्मूले में मान रखकर अंतिम उत्तर 1232 प्राप्त करना है। एकदम सीधा। अब हम स्लाइड 15 पर हैं, द जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल 8, इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 है और एक दी आहा मोमेंट बॉक्स है। मैं सच में जानने के लिए उत्सुक हूं कि ये आहा मोमेंट क्या है। ये बहुत ही मजेदार है। स्टेज 1 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम x² + 7x + 49 = 0 तक पहुंचते हैं। हाँ। अब आहा मोमेंट बॉक्स का रहस्य खुलता है। अगर हम दोनों तरफ x - 7 से गुणा कर दें तो क्या होगा? दाईं तरफ तो 0 रहेगा। हाँ, लेकिन बाईं तरफ ये x³ - 343 = 0 बन जाता है। यानी x³ = 343। अरे वाह, मतलब इतना बड़ा समीकरण एकदम से सिमट गया। बिल्कुल। फिर स्टेज 2 में इसे रखकर अंतिम उत्तर 360 कैसे आया, ये सिखाया गया है। अब हम स्लाइड 16 पर हैं, इर्रेशनल कोएफिशिएंट मैचिंग। एग्जाम्पल 9, इसमें वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट्स वाले गुणांक हैं। छात्रों को अक्सर इन रूट्स से बहुत डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है। LHS को खोलने की प्रक्रिया समझाई गई है। 1, 2 और 3 नंबर वाले तीर A, B और C के मिलान को दर्शाते हैं। अच्छा, तो ये बस कंपेयर करने का खेल है। हाँ, A = 50, B = 5 √10 और C = 5। फिर अंतिम कैलकुलेशन 55 - 50 = 5 को स्पष्ट किया गया है। अब हम स्लाइड 17 पर हैं, कोएफिशिएंट मैचिंग विद फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल 10, इसमें टॉप, मिडिल और बॉटम बॉक्सेस हैं। मुझे दिख रहा है कि स्लाइड 10 के शॉर्टकट को यहाँ दोबारा इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल सही पकड़े। टॉप बॉक्स में वही शॉर्टकट फॉर्मूला याद दिलाया गया है। मिडिल बॉक्स में √7x और √5y रखकर वैल्यू निकालना सिखाया गया है। और बॉटम बॉक्स में A और B का भाग देकर 5/21 कैसे आया, यह बताया गया है। दाईं ओर दी गई टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम सेव्ड इज मार्क्स अर्न्ड। बिल्कुल, बचाया गया समय कमाए गए अंकों के बराबर है। अब हम स्लाइड 18 पर हैं, द पावर ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी C एंड D। यहाँ एक तराजू का चित्र है और डायरेक्ट रूल तथा रेसिप्रोकल रूल हैं। ये तराजू क्या दर्शा रहा है और C&D बीजगणित का ब्रह्मास्त्र क्यों है? अच्छा, तराजू का मतलब है कि सिमेट्रिकल फ्रैक्शंस स्ट्रक्चर्स हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं। जो बदलाव आप समीकरण के एक तरफ करेंगे वही दूसरी तरफ भी करना होगा। अच्छा। डायरेक्ट रूल में A + B/A - B की कार्यप्रणाली समझाई गई है और रेसिप्रोकल रूल में वेरिएबल्स को कैसे अलग किया जाता है ये विस्तार से बताया गया है। ये जटिल भिन्नों को हल करने का सबसे तेज तरीका है। अब हम स्लाइड 19 पर हैं, अप्लाइंग C&D टू कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल 11, इसमें 4 चरण दिए गए हैं। इस स्लाइड के जटिल समीकरण को देखकर मुझे सच में लग रहा है, क्या C&D इससे सच में आसान कर सकता है? 100% कर सकता है। 4 चरण देखिए। पहला है C&D लगाना, दूसरा है परफेक्ट क्यूब्स पहचानना, जो कि 4x + 3
बटे 4x माइनस 3 का होल क्यूब बराबर 13 का क्यूब बटे 9 का क्यूब बन जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, तीसरा चरण है बेस टर्म्स को बराबर करके x बराबर 3 निकालना, और चौथा है अंतिम लक्ष्य में x का मान रखकर उत्तर 361 प्राप्त करना। CND फालतू की चीजें हटाकर सीधे x तक पहुंचा देता है। क्या बात है। अब हम हमारी आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 20 पर हैं। रैपिड फायर रिवीजन और फाइनल टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस Q1 से Q5। मैं इसे एक अल्टीमेट चीट शीट के रूप में देखता हूँ। ये सच में चीट शीट ही है। यहाँ क्रिटिकल स्क्वायर रूल्स, क्यूब रूल्स और CND के नियमों का तेजी से सारांश दिया गया है। Q1 से Q5 तक के सवाल और उनके विकल्प संक्षेप में दिए गए हैं ताकि छात्र खुद को टेस्ट कर सकें। और अंत में कीप प्रैक्टिसिंग चैंपियन संदेश के साथ विषय को समेटा गया है। ये तो एक बहुत ही शानदार सफर रहा। हमने 20 स्लाइड के इस पूरे ब्लूप्रिंट को गहराई से समझ लिया है।